हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते लंबे समय से हम एक बात को सुनते आ रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जो भी देश आपस में व्यापार करते हैं तो व्यापार के अनुकूल शर्तों को बनाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन सा देश अपने देश के स्तर पर मौजूद कंपनियों को किस तरह की रियायतें देता है, किस तरह की सुविधाएं देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उस देश की कंपनी द्वारा बाकी देशों के साथ या बाकी देशों में मौजूद कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाना। अगर कोई देश अपने देश की कंपनियों को बहुत ज़्यादा राहत, बहुत ज़्यादा सुविधाएं देता है तो निश्चित तौर पर वह कंपनी बहुत आसानी से आगे की ओर बढ़ सकती है और उन सस्ते उत्पादों को ला सकती है जो उत्पाद बाकी देशों के कंपनियों द्वारा दिए जा रहे उत्पादों के मुकाबले सस्ते होते हैं। कुछ ऐसी ही संकल्पना कुछ समय पहले हमें जानने को मिली है, जहां पर यूरोपियन यूनियन ने एक प्रस्ताव को लाया है। अब इस प्रस्ताव की तुलना अमेरिका द्वारा कुछ समय पहले या हम कहें पिछले साल लाए गए एक प्रस्ताव से की गई है, एक कानून से की गई है। इन दोनों ही मुद्दों में क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। एक वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा की स्थिति चलती है, जिसे हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में विकसित करने का प्रयास करते हैं, इसे किस तरह से ये दोनों ही प्रस्ताव प्रभावित कर सकते हैं और विश्लेषकों की क्या चिंताएं हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। टॉपिक है, क्या है यूरोपियन यूनियन का ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। एक प्लान लेकर के आए हैं, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, यूएसए के किस कानून से इसकी तुलना की जा रही है, क्या इसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ेगा जिस इंपैक्ट के अंतर्गत भारत भी शामिल होगा। तो चर्चा में क्यों है, इस पर थोड़ी सी और बात कर लेंगे। ग्रीन डील जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है या योजना है, क्या है, यूएसए का जो कानून है उसके विकल्प के रूप में इसको कैसे देखा जा रहा है, विकल्प या फिर कहे प्रतिस्पर्धा को ठीक तरह से प्रतिस्पर्धी होने के लिए एक कानून लाया गया है। क्योंकि यूएस ने जो कानून लाया था वह कैसे प्रभाव छोड़ रहा था, आगे की राह या निष्कर्ष क्या हो सकता है। एक अभ्यास प्रश्न जो कि आपसे मेंस के स्तर पर लिखने की डिमांड करेगा, क्योंकि यह विषय एनालिटिकल ज़्यादा है, इसमें आपको एनालिसिस की संभावनाएं हैं। इसके अलावा फैक्चुअल स्तर पर अगर कोई बातें आती हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। न्यूज़ है, यूरोपियन यूनियन अनवील्स इट्स ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, व्हाट डज इट इंटेल, किस तरह की बात करता है, क्या शामिल करता है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि यूरोपियन संघ ने ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान की घोषणा कर दी है। 1 फरवरी को इन्होंने इस बारे में बताया है। इस प्लान में बहुत सारी प्रमुख बातें हैं। अब ये ग्रीन डील यहाँ पर शब्द है, ग्रीन डील का अपने आप में विशेष महत्व है, इस बात को समझिए। इंडस्ट्रियल प्लान तो है ही, यानी उद्योगों को बढ़ावा देना तो शामिल है ही, लेकिन ग्रीन डील का मतलब हुआ कि आज के समय में हम पर्यावरण की जो परिस्थितियां देख रहे हैं, जो भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए समझौते देश करते जा रहे हैं, वहां पर उद्योगों के स्तर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं उनको कम किए जाने की बात आती है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि वो ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान ला करके ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं जो हरित तकनीकें हैं, यानी हम अपनी इंडस्ट्री को तो बूस्ट दे ही रहे हैं, साथ ही उन तकनीकों को बढ़ावा दे रहे हैं जो हरित तकनीकों से युक्त हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी। ठीक है, तो ग्रीन इंडस्ट्री का समर्थन और विस्तार करना चाहते हैं। इसके सहारे ये एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर यूरोपियन यूनियन की जो प्रतिबद्धता है जलवायु परिवर्तन को कम करने में, वो कहीं ज्यादा है। और यूरोपियन यूनियन अपने आप में कहें कि यूरोप के बहुत सारे महत्वपूर्ण देशों को शामिल करता है, और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत देखेंगे तो फिर यूरोप के जो भी देश हैं लगभग उसमें आ जाते हैं। तो कह सकते हैं कि एक महाद्वीप के स्तर पर ये इस प्रतिबद्धता को जाहिर कर रहे हैं कि ये कार्बन उत्सर्जन में मिल करके कटौती कर रहे हैं। ये बेसिक बात है इसकी। तो इनका कहना यह है कि यहाँ पर लाल फीताशाही में कटौती करना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर इसके लिए सब्सिडी भी प्रदान करेंगे ग्रीन डील को बढ़ावा देने के लिए, यानी हरित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए। अब यूएसए का जो एक कानून आया था, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA, इसकी घोषणा के बाद इन्होंने ऐसा किया। IRA क्या कहता था, यूएस आधारित जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देंगे, और ये भी बेसिकली ग्रीन डील जैसा ही एक कानून था, जिसके अंतर्गत जो बाइडेन प्रशासन का कहना था कि वो अतिरिक्त फंड को इस दिशा में मोड़ेंगे। अभी हम आगे इस पर और बात कर लेंगे। तो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों के लिए अरबों डॉलर की टैक्स में छूट या टैक्स में ब्रेक देने की बात ये कह रहे थे। कैसे कह रहे थे जानते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं वो अगले सप्ताह एक शिखर सम्मेलन में मिल सकते हैं और फिर बैठक में चर्चा करेंगे कि क्या इस प्रस्ताव को किस तरह से आगे बढ़ाना है। और इसके लिए 27 जो देश हैं, राष्ट्रीय सरकारें हैं यूरोपियन यूनियन को, उन्हें इस पहल को मंजूरी देना जरूरी है, तभी ये प्रस्ताव
आगे बढ़ पाएगा। तो ग्रीन डील औद्योगिक योजना क्या है, किस तरह से इन्होंने फ्रेम किया है, ये बेसिकली इसमें 4 मोटी बातों पर चर्चा करते हैं। पहला कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो नियामक ढांचा है उसको हम सरल बनाएंगे। अभी के लिए बहुत कठिन है। कठिन का मतलब कैसे कठिन है, कई सारे कानूनी अड़चने हैं, कानूनी प्रावधान है, काफी सारे जो प्रस्ताव आते हैं उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है, मंजूरियां मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसको आसान बनाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई भी कंपनी इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो देना चाहती है या ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो सिंपल सी बात है उसको धन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको बढ़ावा देना है तो कोई भी सरकार हो, अपने देश की हो या यूरोपियन यूनियन का उदाहरण लेके हम चूंकि बात ही कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पहले धन तक यानी कि फंड तक जो पहुंच है वो प्रदान करेंगे, वही इन्होंने कहा। तीसरा, जो लोग इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से लोग होंगे, जो मैन पावर आएगी उसको स्किल देना बहुत जरूरी है। तीसरी बात स्किल डेवलपमेंट की है। चौथी, यूरोपियन यूनियन के व्यापार नेटवर्क को सुधार करने की बात करें। इन चारों को थोड़ा सा और विस्तृत रूप में देखें तब हमें इस प्लान के बारे में और चीजें समझ में आएंगी। तो सरल नियामक ढांचा बनाने के लिए ये एक तरह का कानून लाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट लेकर के आएंगे और जो नियमों को सरल बनाएगा, जो इससे ही संबंधित होगा, नए तरह के नियम होंगे जो आसान होंगे। इसके अलावा जो ग्रीन परियोजनाएं हैं उसके लिए परमिट जो जारी किया जाएगा उसमें भी तेजी लाई जाएगी। परमिट जैसे किस किस तरह से, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जो एरेज होते हैं, सरणियां हैं, उसके लिए, कार्बन कैप्चर जो तकनीक है उसके लिए, नवीकरणीय हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाएं हैं उसके लिए। इसके अलावा इसमें एक और कानून की बात शामिल करेंगे, क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट, जो कि रेयर अर्थ जैसी कंटेंट तक पहुंच सुनिश्चित करेगा, जो कार्बन कैप्चरिंग में मदद कर सकते हैं और ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ लेकर के जा सकते हैं। तो जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको आसान करेंगे। दूसरा, धन तक तेजी से पहुंच, तो कैसे करेंगे, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जैसे सभी देश वहां पर मौजूद नहीं है, यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं कि उनके पास इतना फंड हो। इसके लिए क्या करेंगे, यूरोपियन यूनियन की सरकारों को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करना है, उसके लिए मदद की जाएगी। तो जो राज्य सहायता से जुड़े हुए नियम हैं, जो यूरोपियन यूनियन का फंड है जिसके जरिए बाकी के देश वहां से पैसा ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा रियायत देंगे, ढीला करेंगे। और जो भी देश हैं उनको मौजूदा यूरोपियन यूनियन के फंड से पैसे लेने की अनुमति मिल जाएगी। लगभग 800 बिलियन यूरो का भी फंड उनके पास मौजूद है, जिसमें से वो 250 बिलियन यूरो को इस दिशा में डालना चाह रहे हैं। तो भविष्य में निवेश आवश्यकताएं और भी होंगी, मतलब और भी इन्वेस्ट उन्हें करना होगा। उसके लिए एक अलग से परमानेंट फंड की बात कर रहे हैं, यूरोपीय संप्रभुता कोष। और स्किल डेवलपमेंट में क्या करेंगे, नेट जीरो इंडस्ट्री एकेडमीज जो इससे ही संबंधित होंगी, इस तरह की तकनीकों के बारे में जानकारी देंगी, उसकी स्थापना करेंगे। रणनीतिक उद्योगों में अप स्किलिंग और रीस्किलिंग की बात करेंगे, ऐसे प्रोग्राम्स शुरू करेंगे। अब यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं, इस बात को आप रिलेट करते हुए चलेंगे कि जब भारत में इस संदर्भ में चर्चा की जाएगी तब भारत में भी हमें इसी तरह की चीज़ों को अपनाए जाने की बात करनी होगी। यानी पॉलिसी लेवल पर लगभग यही फ्रेमवर्क आपको भारत में भी अपनाए जाने की जरूरत दिखाई देती है या दिखाई देगी। इसके अलावा हरित परिवर्तन के कारण यानी जो ग्रीन ट्रांजिशन होगा, 30 से 40% वर्तमान नौकरियों के प्रभावित होने की संभावना है। सिंपल सी बात है, जब नए तरह की चीज़ें आएंगी तो वर्तमान नौकरियां उतनी रेलेवेंट उस समय नहीं रह जाएंगी, नई तरह की नौकरियां सृजित होंगी और जहां पर पेमेंट अच्छी होगी। इसलिए सिंपल सी बात है कि कौशल जरूरी होगा, स्किल जरूरी होगी कि जो लोग उसमें जुड़ेंगे उनको इतनी जानकारी हो। इसके अलावा जो उनका व्यापार नेटवर्क है उसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में जो देश शामिल हैं वो खुले व्यापार को महत्व देते हैं, तो यूरोपियन यूनियन के मुक्त व्यापार समझौते जो मौजूद हैं उनको और आसान करेंगे, भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ाएंगे और अन्य रूपों को विकसित करने का प्रयास करेंगे कि अभी जितने फॉर्मूले उन्होंने लगाए हैं मुक्त व्यापार के लिए उसमें और कौन कौन से तरीकों को अपनाया जा सकता है ताकि फ्री ट्रेड को और वो बढ़ावा दे पाए अपने ही यूनियन में। तो यूएसए का जो कानून है जिसके विकल्प के रूप में वो इसको देख रहे हैं, क्या कहता है, तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA जो कि अगस्त 2022 में ये लेकर के आए थे जो बाइडेन सरकार, इन्होंने $390 बिलियन को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए डाइवर्ट करने की बात की थी। ये जो कानून है ग्राहकों और निर्माताओं दोनों को बड़ी कर राहत और इंडस्ट्रीज के लिए प्रोत्साहन देने की बात करता है। अब यूरोपियन यूनियन के जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे थे कि ये जो कानून ये लेकर के आए हैं ये एक तरह से प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। भेदभावपूर्ण इसके कई सारे जो प्रावधान हैं वो हैं। कैसे हैं, मतलब इनका कहना यह है कि अगर आप बहुत सारे टैक्स से जुड़ी हुई राहतें दे देंगे
तो जो कंपनियां जो निर्माण करेंगी वो कंपनियों द्वारा बनाए गए उत्पाद फिर यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाई गई कंपनियों से प्रतिस्पर्धा एक तरीके से ईयू के जो उत्पाद हैं वो नहीं कर पाएंगे इनसे, क्योंकि इनके उत्पाद सस्ते भी हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने एक तरह से सब्सिडी दी है या करों में राहत दी है। आप भारत के संदर्भ में जब भी ट्रेड्स को देखते होंगे तो ये जो पॉइंट है भारत के द्वारा किए जाने वाले निर्यात पर बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि भारत में भी कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सब्सिडाइज कीमतों पर या सब्सिडी दे करके उत्पादित किए जाते हैं। भारत के व्यापार में ये बहुत बड़ी जो चुनौतियां हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जरिए हल करने के प्रयास किए जाते हैं। निष्कर्ष क्या है? पहला ये कि जो यूरोप की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता जो बिगड़ रही थी, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे थे, तो इस तरह के प्रस्ताव को ला करके उन्होंने उसको सुधारने का प्रयास किया है। और दूसरा, IRA और नई ग्रीन डील जो औद्योगिक योजना है, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये वैश्विक सब्सिडी युद्ध को बढ़ावा दे सकती है। एक तरफ अमेरिका कई सारे मंचों पर भारत से ये कहता है या ये दबाव बनाता है कि हमें कई जगहों पर सब्सिडी को कम कर देना चाहिए ताकि हमारे द्वारा किए जाने वाला निर्यात है जो है वो ठीक तरीके से हो सके और बाकी देशों के लिए वो प्रतिस्पर्धी हो सके। अब यहाँ पर दूसरा धड़ा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर खुद ही वो लोग ऐसी तकनीकों या फिर ऐसी सुविधाओं को दे रहे हैं जिससे विशेषज्ञों की चिंता है कि वैश्विक सब्सिडी युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि जो फंड एलोकेट किए जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि ये कंपनियां इतने बेहतर तरीके से रिजल्ट दे पाएं, तो ऐसे में हो सकता है कि फंड्स की बर्बादी भी हो जाए, उतना हमें प्रोडक्टिविटी ना मिल पाए। बहरहाल अभी के लिए दो कानून आए हैं जिनके बारे में हमने बात की। भारत और विश्व के संदर्भ में भी दोनों ही चीजें जुड़ेंगी और आगे चल करके जो अन्य देश हैं वो भी इससे जुड़ी हुई योजनाएं बनाएंगे। हालांकि ये भी हो सकता है कि इन कानूनों से जुड़े मुद्दों को आगे चलकर अलग अलग मंचों पर उठाया जाए और इनसे जुड़ी हुई जो भी भेदभावपूर्ण प्रावधान होंगे या क्लॉज होंगे उनको चुनौती दी जाएगी। तो ये आज का निष्कर्ष है। प्रश्न देखें, प्रश्न है वैश्विक खुलेपन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रस्तावित कानून एक वैश्विक सब्सिडी युद्ध को ट्रिगर कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो आप दोनों ही कानूनों की चर्चा करेंगे इसमें और बताएंगे कि क्या क्या प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं और क्यों ये बात कही जा रही है कि वैश्विक एक जो सब्सिडी युद्ध है वो ट्रिगर हो सकता है। उसके सहारे आप इसको फ्रेम कर लीजिएगा। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।